हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों की लैब असिस्टेंट की यूनिट नंबर 9 को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण एवं सामान्य गुणधर्म। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके नोमेनक्लेचर का इस यूनिट में हम लोगों को डिस्कशन करना है और उनकी जनरल प्रॉपर्टीज का हम लोगों को इस यूनिट में डिस्कशन करना है। देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, लैब असिस्टेंट की यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर जो आप लोगों की 10 है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले यूनिट नंबर 9 को करवा देता हूं, ठीक है ना। यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैं यूनिट नंबर 10 को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। ये दोनों ही यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर जो 10 है आप लोगों की, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है और लैब असिस्टेंट की एग्जाम में यहां से आप लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए पहले मैं आप लोगों के लिए यहां पर यूनिट नंबर 9 को कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके लास्ट ईयर के हम पेपरों को देख लेंगे, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2016 के और लैब असिस्टेंट एग्जाम 2018 के क्वेश्चनों को देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 10 को कंप्लीट करवा दूंगा, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये यूनिट आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा बेसिक चीजें मिलेंगी और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। काफी स्टूडेंटों को तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बिल्कुल भी नहीं आता। उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए कि जितने भी मेरी क्लास आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की चलेंगी, ठीक है ना, उन क्लासों को एक एक को ध्यान से समझ कर चलना, ठीक है ना। जैसे मेरी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की कंप्लीट क्लास होंगी, वैसे ही आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोगों का इस तरीका से क्लियर हो जाएगा कि दोबारा आप लोग कभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को नहीं भूलोगे, ठीक है ना। जब भी कभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात होगी तो आप लोग मुझे याद रखोगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो हमने राम चतुर्वेदी सर से सीखा था, ठीक है ना। इसलिए एक एक क्लास को ध्यान से समझते चलना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीका से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। यहां पर मैं आप लोगों के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की पहले तो पूरे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, कॉन्सेप्ट को बताने के बाद फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरीका से करते हैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। उसी ट्रिक से ही आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना। और इस तरीका से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा कि दोबारा आप लोगों को कभी भी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखो, बस एक ही चीज है, आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो देखो, मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि जिन स्टूडेंटों ने अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी स्टूडेंट्स इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितने भी आप लोगों के फ्रेंड हैं उन सभी फ्रेंड के बीच में आप लोग इसकी लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस YouTube चैनल से जुड़ सकें। मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूं, आप लोग आराम से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कर दिया? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो देखो, सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के लिए, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अर्थात जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरीका से करते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात कर देता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए हेडिंग डाल देता हूं, आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है ना। आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नामकरण मतलब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है वो फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। एप्लाइड केमिस्ट्री, हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो आप लोगों की आईयूपीएसी की फुल फॉर्म हो गई। अब मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, अर्थात जो कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरीका से किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो, जब भी हम कभी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो आईयूपीएसी ने कुछ नियम दिए थे, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी ने क्या बोली थी कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर करोगे, ठीक है ना, तो उसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं, ठीक है ना। जब भी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर करना है तो उसको 3 भागों में हम लोग डिवाइड कर देंगे। 3 भाग आप लोगों को कौन कौन से मैं आप लोगों को सामने लिख देता हूं। पहला आप लोगों का सामने कौन है? मूल शब्द, ठीक है ना। पहला आप लोगों के सामने कौन है? मूल शब्द। इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्ड रूट, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड रूट। दूसरा यहां पर आप लोगों का अनुलग्न, ठीक है ना। ये कौन हो गया आप लोगों का? अनुलग्न, जिसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। और तीसरे नंबर पर आप लोगों को कौन है? पूर्व लग्न, ठीक है ना।
तीसरे नंबर पर आप लोगों को कौन है, पूर्व लग्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। एक बार फिर बोर्ड की तरफ देखना, देखो आईयूपीसी ने अपने नोमेनक्लेचर में क्या बात बोली थी, जब उसने नियम दिए थे तो उसने ये बात बोली थी कि जब आईयूपीसी नोमेनक्लेचर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसको 3 भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 भाग कौन कौन से आप लोगों के, मूल शब्द अर्थात वर्ड रूट, अनुलग्न, सफिक्स और पूर्व मतलब प्रीफिक्स, ठीक है ना, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भाग एक बार फिर से बता देता हूं, मूल शब्द, अनुलग्न और पूर्व लग्न, ठीक है ना। अब मैं यहां पर एक एक का आप लोगों को सामने एक्सप्लेनेशन देता हूं, ठीक है ना, ध्यान से एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे, फिर कंप्लीट हम लोगों का ये खत्म हो जाएगा। अब मूल शब्द हम लोगों का खत्म हो जाएगा, अनुलग्न हम लोगों का खत्म हो जाएगा, पूर्व लग्न जब हम लोगों को खत्म हो जाएगा, तब मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर किस तरीका से करते हैं उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बताऊंगा। पहले पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीका से आप लोग समझ लो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कशन करता हूं मूल शब्द के बारे में, कि आखिरकार ये मूल शब्द होता क्या है, ठीक है ना, वर्ड रूट होता क्या है। तो देखो, जो मूल शब्द होता है अर्थात जो वर्ड रूट होता है वो हम किसको बोलते हैं, कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब आईयूपीसी ने अपने नोमेनक्लेचर के अंदर अपने नियम दिए थे तो उसने ये बोली थी कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को हम लोग चुनते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री किसकी चल रही है, कार्बन की चल रही है। तो यहां पर मेन रोल, या ऐसे बोल सकता हूं यहां पर हीरो कौन होगा, आप लोगों का कार्बन होगा, क्योंकि केमिस्ट्री का नाम ही कौन है, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि किसकी केमिस्ट्री होती है, कार्बन की केमिस्ट्री। और दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कंपाउंड मिलते हैं तो वो किसके मिलते हैं, कार्बन के मिलते हैं, इसलिए उसकी एक अलग से केमिस्ट्री चला दी जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए तो उनके नामकरण की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो नामकरण के लिए आईयूपीसी ने अपने नाम दिए थे, तो अपने नोमेनक्लेचर में उसने क्या बात बोली थी मूल शब्द में, कि भाई सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं और कार्बन नंबरों के आधार पर उनके नाम देते हैं। जैसे कि कार्बन नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, मैथ, ठीक है ना, कार्बन नंबर 1 को हम क्या बोलते हैं, मैथ, कार्बन नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है ना, कार्बन नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, कार्बन नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ, कार्बन नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है ना, कार्बन नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, कार्बन नंबर 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है ना, कार्बन नंबर 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, कार्बन नंबर 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट, ठीक है ना, कार्बन नंबर 6 को हम क्या बोलते हैं, हेक्स, ठीक है ना, कार्बन नंबर 7 को हम क्या बोलते हैं, हेप्टो, और कार्बन नंबर 8 को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टो, कार्बन नंबर 9 को हम क्या बोलते हैं, नॉन, ठीक है ना, कार्बन नंबर 9 को हम क्या बोलते हैं, नॉन, और कार्बन नंबर 10 को हम क्या बोलते हैं, डेक। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं आप लोगों के लिए फिर से बता देता हूं, ये जो मूल शब्द होता है, वर्ड रूट होता है, वो हम किसको बोलते हैं, कि जो हम सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को चुनते हैं ना, तो उसमें जैसे कार्बन नंबर 1 को हम लोगों ने चुना तो कार्बन नंबर 1 को हम क्या बोलेंगे, मैथ, कार्बन नंबर 2 को हम क्या बोलेंगे, एथ, कार्बन नंबर 3 को हम क्या बोलेंगे, प्रोप, कार्बन नंबर 4 को हम क्या बोलेंगे, ब्यूट, कार्बन नंबर 5 को हम क्या बोलेंगे, पेंट, कार्बन नंबर 6 को हम क्या बोलेंगे, हेक्स, ठीक है ना, कार्बन नंबर 7 को हम क्या बोलेंगे, हेप्ट, कार्बन नंबर 8 को हम क्या बोलेंगे, ऑक्ट, कार्बन नंबर 9 को हम क्या बोलेंगे, नॉन, और कार्बन नंबर 10 को हम क्या बोलेंगे, डेक बोलेंगे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। ये सभी कौन होते हैं, मूल शब्द होते हैं, आप लोगों के वर्ड रूट होते हैं। मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं, एक एक चीज को ध्यान से समझते चलना, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए आईयूपीसी नोमेनक्लेचर के लिए ट्रिक बताऊंगा तब मुझे इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मूल शब्द होता है अर्थात जो वर्ड रूट होता है उसमें हम किन चीजों का डिस्कशन करते हैं। तो पता लग गया आप लोगों के कार्बन नंबरों की संख्या के आधार पर उनके हम लोग नाम दे देते हैं। नाम आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं। चलो ठीक है, तो ये तो बात हो जाती है हमारी किसकी, मूल शब्द की। अब मैं हेडिंग डाल देता हूं अनुलग्न अर्थात सफिक्स, ठीक है ना। अनुलग्न के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा। तो देखो अनुलग्न के बारे में और बता देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो जो दूसरी हेडिंग है वो है आप लोगों की अनुलग्न, ठीक है ना, सफिक्स। दूसरी हेडिंग कौन सी है आप लोगों की, अनुलग्न अर्थात सफिक्स। अब देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो अनुलग्न होते हैं अर्थात जो सफिक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक तो प्राथमिक अनुलग्न होता है मतलब प्राइमरी सफिक्स होता है, और एक द्वितीयक अनुलग्न होता है अर्थात सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो मैं आप लोगों के सामने यहां पर लिख देता हूं। एक तो आप लोगों के कौन होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न, ठीक है ना, प्राइमरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न मतलब आप लोगों के प्राइमरी सफिक्स। अब प्राथमिक अनुलग्न में आप लोगों के 3 आते हैं, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड वाले इनका क्या होता है अनुलग्न आप लोगों का, एन,
ठीक है ना। डबल बॉन्ड वाले का अनुलग्न आप लोगों का क्या होता है, इन, ठीक है ना। और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उनका अनुलग्न क्या होता है आप लोगों का, आयन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि अर्थात एल्केनो का अनुलग्न क्या होता है, एन। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर अगर केवल सिंगल बॉन्ड ही जुड़े हुए हैं तो उनका अनुलग्न क्या होता है, एन। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंडों में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसका अनुलग्न क्या होता है, इन। और ऑर्गेनिक कंपाउंडों में अगर ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उनका अनुलग्न क्या होता है, आयन। पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसका अनुलग्न क्या होता है, एन, ठीक है ना। अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो उसका अनुलग्न क्या होता है, इन। और अगर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका अनुलग्न क्या होता है, आयन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो प्राथमिक अनुलग्न में अर्थात प्राइमरी सफिक्स में आप लोगों के कितने आते हैं, 3 आते हैं। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए एन, डबल बॉन्ड वाले के लिए इन और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए आयन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात कर लेता हूं यहां पर द्वितीयक अनुलग्नों के बारे में, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए यहां पर द्वितीयक अनुलग्न, यहीं पर डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए हेडिंग द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न अर्थात सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है ना। द्वितीयक अनुलग्न अर्थात सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं क्या जो आप लोगों के द्वितीयक अनुलग्न होते हैं अर्थात जो आप लोगों के सेकेंडरी सफिक्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, हम लोगों के 14 क्रियात्मक समूह हैं, 14 फंक्शनल ग्रुप हैं, और उनके जो अनुलग्न होते हैं, उनके जो सफिक्स होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुलग्न अर्थात सेकेंडरी सफिक्स। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं अर्थात जो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो कौन होते हैं। तो हम लोगों के जो 14 क्रियात्मक समूह होते हैं, 14 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके जो अनुलग्न होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, द्वितीयक अनुलग्न अर्थात सेकेंडरी सफिक्स। जैसे कि एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, ऑल। जैसे कि आप लोगों का ये एल्कोहल होता है, इसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, ऑल, ठीक है ना। ये COOH होता है, इसका अनुलग्न क्या होता है आप लोगों को पता है, ओइक एसिड, ठीक है ना। और ले लेता हूं मैं आप लोगों के लिए CHO, इसका अनुलग्न क्या होता है आप लोगों का, एल, ठीक है ना। ये आप लोगों का कीटोन होता है, इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑन। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, वो किनके होते हैं, क्रियात्मक समूहों के अर्थात फंक्शनल ग्रुप के। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि जो आप लोग की क्रियात्मक समूहों के अनुलग्न है उसकी मैंने एक सारणी बना रखी है, और बहुत ही अच्छी सारणी बना रखी है, बहुत ही अच्छी मैंने आप लोगों के लिए टेबल बना रखी है। वो टेबल जिस स्टूडेंट्स को याद होगी, ठीक है ना, वो कैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का IUPAC पद्धति में नामकरण कर सकता है, ठीक है ना। वो सारणी आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेगी। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जितनी भी यहाँ पर टेबल आएंगी, काफी टेबल आएंगी आप लोगों की, ये सभी टेबल, ये सभी सारणी आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगी। तो सभी स्टूडेंट्स प्ले स्टोर पर जाओ, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो। वहां पर आप लोगों को जितनी भी टेबल है जो आप लोगों की IUPAC नोमेनक्लेचर में आएंगी, ये सभी टेबल आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगी। क्योंकि अगर आप लोगों को सारणी याद नहीं है तो ध्यान में रखना, आप ऑर्गेनिक कंपाउंडों का IUPAC पद्धति में नामकरण नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अनुलग्न और पूर्वलग्नों की हमको जरूरत पड़ती है जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का IUPAC पद्धति में नामकरण कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो वो आप लोगों को अनुलग्न पूर्वलग्न किस में मिलेंगे, सारणी के अंदर मिलेंगे। तो प्रत्येक स्टूडेंट के पास में वो सारणी, वो टेबल होने चाहिए, और वो आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिल जाएंगी, ठीक है ना। जिनमें आप लोगों के 14 क्रियात्मक समूह है, उनके मैंने अनुलग्न भी लिख रखे हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है ना, और उनके मैंने पूर्वलग्न भी लिख रखे हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को वो टेबल याद होनी चाहिए। जिस दिन आप लोगों को वो टेबल याद हो जाएगी उस दिन आप लोग कैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का IUPAC पद्धति में नामकरण आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने मूल शब्द आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया, अनुलग्न मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक तो प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स होता है, एक द्वितीयक अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो प्राइमरी अनुलग्न अर्थात जो प्राइमरी सफिक्स होता है उसमें हम कितने का डिस्कशन करेंगे, 3 का डिस्कशन करेंगे। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए एन, डबल बॉन्ड वाले के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए हम अनुलग्न क्या लगाएंगे, आयन लगाएंगे। चलो ठीक है। और जो सेकेंडरी सफिक्स हैं, द्वितीयक अनुलग्न है, उनमें आप लोगों के क्रियात्मक समूह अर्थात जो हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके अनुलग्न आते हैं। जैसे कि एल्कोहल का अनुलग्न ऑल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अनुलग्न ओइक एसिड होता है, CHO का अनुलग्न क्या होता है, एल होता है, कीटोन का अनुलग्न क्या होता है, ऑन होता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को टेबल में मिल जाएंगे। तो टेबल प्रत्येक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए पूर्वलग्न को और बता देता हूं अर्थात प्रीफिक्स को और एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो पूर्वलग्न को भी देख लो आप लोग।
तो तीसरे नंबर की जो आप लोगों की हेडिंग हो गई वो हो गई पूर्व लग्न, ठीक है ना। पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स, ठीक है ना। पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स। अब देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जो पूर्व लग्न होते हैं, ठीक है ना, उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एल्किल समूह में और एक प्रतिस्थापी समूह में, मतलब सब्स्टिट्यूट ग्रुप में। तो देखो जो पूर्व लग्न है उसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कौन होती है आप लोगों के लिए एल्किल समूह, ठीक है ना। एल्किल समूह मतलब एल्किल ग्रुप। एल्किल समूह मतलब आप लोगों के कौन होते हैं एल्किल ग्रुप। और एक कौन होते हैं आप लोगों के प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह मतलब सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ठीक है ना। प्रतिस्थापी समूह मतलब सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एल्किल समूह को बता देता हूं, एल्किल ग्रुप को बता देता हूं कि एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप हम किसको बोलते हैं। तो देखो एल्केनों से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को हम हटा दें तो प्राप्त समूह को ही हम क्या बोलते हैं एल्किल समूह। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए एल्किल समूह को बता देता हूं कि जो एल्किल समूह होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं, ये हम किसको बोलते हैं। अब तक सिर्फ आप लोगों ने नाम सुना होगा कि भाई एल्किल समूह होता है, ठीक है ना। अब आज मैं आप लोगों के लिए ये बता देता हूं कि एल्किल समूह का निर्माण किस तरीका से होता है। तो देखो जो एल्किल समूह का निर्माण होता है वो किनसे होता है, एल्केनों से होता है। एल्केन से अगर हम एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें तो प्राप्त समूह को, प्राप्त ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं एल्किल समूह। एग्जांपल के तौर पर मैं यहां पर आप लोगों को सामने किसको ले लेता हूं, मेथेन को, ठीक है ना। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन का होता है, ठीक है ना। CH4 किसका फॉर्मूला होता है, मेथेन का होता है। अब आप लोगों को पता है कि ये मेथेन किसका सदस्य होता है, किसका मेंबर होता है, एल्केनो का होता है, ठीक है ना। ये मेथेन होता है, ये किसका सदस्य होता है, आप लोगों का एल्केन का सदस्य होता है। अगर इस मेथेन में से या इस एल्केन में से मैं एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूं तो प्राप्त समूह आप लोगों को कौन होगा, एल्किल समूह, ठीक है ना। तो जब एक हाइड्रोजन को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का CH3 हो जाएगा और एक वैलेंसी इसकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। अरे सही है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है ना। तो 3 तो वो हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, एक वैलेंसी को मैंने क्या कर दिया, खाली कर दिया। तो इस समूह को ही हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह बोलते हैं। तो देखो इसका नाम कौन है, मेथेन, ठीक है ना। इसका नाम कौन होता है, मेथेन। तो जब हम एल्किल ग्रुप को लिखते हैं तो इस एन को हटा देते हैं और इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, इल लिख देते हैं। तो देखो इसका नाम क्या होगा, मैथ, ठीक है ना। और एन को हटाकर इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इल लिख देंगे। तो ये नाम किसका होगा, या मेथिल का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। जैसे कि मैं बात करता हूं एल्केन की, जैसे आपने जैसे एल्केन लिख दिया, ठीक है ना, एल्केन लिख दिया। अब इस एल्केन से आप लोगों को एल्किल बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एन को हटा दो, ठीक है ना, और इसकी जगह पे इल लिख दो तो ये हो जाएगा एल्किल। बात समझ में आ गई ना। एल्क तो आप लोगों का ये हो गया और इस एन की जगह पे आप लोग इल लिख दो तो ये क्या हो गया, एल्किल हो गया। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो एल्किल समूह होता है उसको हम किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। जो एल्किल ग्रुप होता है उसको हम किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं। और एक वैलेंसी उसकी हम क्या रखते हैं, खाली रखते हैं। इससे कोई भी आप लोगों का क्रियात्मक समूह, कोई भी आप लोगों का फंक्शनल ग्रुप जुड़ सकता है। ध्यान में रखना, इस वैलेंसी से हाइड्रोजन एटम नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन जुड़ गया तो वापस से एल्किल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि जैसे कि ये आप लोगों का एल्किल ग्रुप है, ठीक है ना। मेथिल कौन हो गया, एल्किल ग्रुप हो गया और एक वैलेंसी इसकी खाली है। तो एक वैलेंसी जो खाली है ये क्रियात्मक समूहों के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए, क्योंकि अगर इससे हाइड्रोजन जुड़ गया तो वापस से ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मेथेन का हो जाएगा। अर्थात ये जो आप लोगों का एल्किल ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। इसलिए जो ये वैलेंसी खाली होती है ये और क्रियात्मक समूहों के लिए होती है और फंक्शनल ग्रुपों के लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए खाली नहीं होती। अगर हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा तो वापस से एल्किल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और कुछ नहीं करना है, एल्केन से जब आप लोगों को एल्किल ग्रुप बनाना है तो कुछ नहीं करना है, उस एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम आप लोगों को हटा देना। जैसे ही एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाओगे वो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि वहां पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसका अनुलग्न एन को हटा देना और उसकी जगह पे इल लिख देना तो वो एल्केन से क्या हो जाएगा, एल्किल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने किसको लिया था, मेथेन को लिया था। अब आप लोगों को पता मेथेन किसका सदस्य होता है, एल्केन का सदस्य होता है, ठीक है ना। अब मुझे इससे क्या बनाना है, एल्किल ग्रुप बनाना है। तो एक काम करता हूं, यहां से मैं एक हाइड्रोजन को दूं और एक वैलेंसी मैंने खाली कर दी, ठीक है ना।
तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये मेथेन था, इस एन को हटा दिया और इसकी जगह पे इल लिख दिया, तो अब इसका नाम कौन हो गया, मेथिल लिख दो, मैथ लिख दिया, ठीक है ना, और ये क्या लिख दिया, इल लिख दिया, तो ये मेथेन किस में कन्वर्ट हो गया, मेथिल में कन्वर्ट हो गया। अर्थात एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम को हटाने के बाद जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल ग्रुप, जिसको हम किससे शो करते हैं, आर से शो करते हैं, और एक वैलेंसी को उसकी को हम क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं, उससे कोई भी क्रियात्मक समूह, कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप लोगों का जुड़ सकता है। जैसे कि हम नहीं लिखते हैं कि इस तरीका से लिखते तो हैं, RCOOH लिख दिया, मतलब आप लोगों की ये जो एल्किल की एक वैलेंसी खाली थी, इससे हमने किसको जोड़ दिया, COOH को जोड़ दिया, ठीक है ना, हमने ROH लिख दिया, मतलब इस जो वैलेंसी खाली है ना, इससे हम किसी भी क्रियात्मक समूह को जोड़ सकते हैं। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ये खत्म होता है आप लोगों का एल्किल ग्रुप। अब मैं डिस्कशन करता हूं प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप, कि ये जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं, ये जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं, ये क्या होते हैं। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर मेन क्रियात्मक समूह के अलावा जितने भी ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़े हैं, उन सभी को हम क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी समूह, अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ठीक है ना। आगे आने वाले लेक्चरों में जब मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल दूंगा, तब मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि मेन क्रियात्मक समूह के अलावा उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से जितने भी ग्रुप जुड़े होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं, जैसे कि माना कि मैं यहां पर कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, ठीक है ना, कि जो प्रतिस्थापी समूह होते हैं, जो आप लोगों के सब्स्टिट्यूट ग्रुप होते हैं, वो कौन होते हैं। जैसे कि आप लोगों का ये F, ये Cl, ये आप लोगों का Br, ये आप लोगों का I, ये आप लोगों का NO2, ये सभी कौन होते हैं, आप लोगों के प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। जैसे कि इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरो, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरो, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंडों को जब नामकरण करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रोमो, इसको हम क्या बोलते हैं, आयोडो, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर इस तरीके से करते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पर किसको लिख दिया, मैंने यहाँ पर किसको लिख दिया, Br को लिख दिया, यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, I को लिख दिया, यहाँ पर मैंने किसको लिख दिया, COOH को लिख दिया। तो आपको पता है COOH यहाँ पर मेन क्रियात्मक समूह हो गया। मेन क्रियात्मक समूह के अलावा और कोई भी जुड़े हो आप लोगों के, उन सभी को हम क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। तो पूर्व लग्न होते हैं, अर्थात जो आप लोगों के प्रीफिक्स होते हैं, उसको हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दो कैटेगरी में। एक तो कौन होते हैं, एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप, ठीक है ना। आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया कि एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दें तो प्राप्त समूह को हम क्या बोलते हैं, एल्किल समूह, जिसमें उसके अनुलग्न एन को हटाकर उसकी जगह पे इल जोड़ देते तो एल्केन से एल्किल हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं आप लोगों के प्रतिस्थापी समूह, अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप। प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप में किसको बोला है, कि जो आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है। इसमें मेन क्रियात्मक समूह को छोड़कर ये जितने भी ग्रुप जुड़े हैं आप लोगों के, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह, अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप। जैसे कि F को हम क्या बोलते हैं, फ्लोरो, Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो, I को हम क्या बोलते हैं, आयोडो, ठीक है, NO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रो। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। अब देखो ध्यान से समझना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो आईयूपीएसी ने अपने नियम दिए थे, ठीक है ना, उसमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 3 भागों में, और तीनों ही भाग मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। सबसे पहले डिस्कशन मैंने किसका किया था, मूल शब्द का, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। दूसरे नंबर की हेडिंग में हमने किसका डिस्कशन किया था, अनुलग्न का, सफिक्स का, वो आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। और तीसरे नंबर की हेडिंग में हमने किसका डिस्कशन किया था, पूर्व लग्न, प्रीफिक्स का, ये भी मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंडों की, ठीक है ना, जो आप लोगों के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, अर्थात जो आप लोगों के कार्बनिक यौगिक है, उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की ट्रिक बताता हूं। और ट्रिक इतनी शानदार होगी कि उस ट्रिक से आप लोग कैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, ये जितनी भी चीज मैंने अभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की है ना, ये पूरी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। कोई यहीं से आप लोगों का बेसिक क्लियर होता है, क्योंकि अभी जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना, वहां पर उस ट्रिक में मुझे इन तीनों ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। और जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करेंगे आगे आने वाले लेक्चरों में, ठीक है ना, तब आप लोगों को इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है। ये जितनी भी चीज आप लोगों के लिए एक्सप्लेन की है, ये सभी चीज आप लोगों की बेसिक है, इनकी अब मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की ट्रिक बता देता हूं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की क्या ट्रिक है, किस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करते हैं। तो देख लो, ये ट्रिक प्रत्येक स्टूडेंट को याद होनी चाहिए। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के सामने।
हेडिंग डाल देता हूं मैं आप लोगों के लिए, कार्बनिक यौगिकों की, कार्बनिक यौगिकों की, कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नामकरण की, नामकरण की, नामकरण की ट्रिक, ठीक है ना, नामकरण की ट्रिक, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना उनके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता रहा हूं। इसी ट्रिक से ही आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है ना, एक भी स्टेप आप लोगों को नहीं तोड़ना है, ठीक है ना। जैसे मेरी ट्रिक कंप्लीट होगी वैसे ही आप लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोगों को फालतू चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। आप लोगों के लिए जो मैं ट्रिक बता रहा हूं इसी ट्रिक को आप लोगों को फॉलो करना है और इसी से हम लोगों को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है। एक बात और बता देता हूं जो आप लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट जो इस वक्त मेरा लेक्चर देख रहा है वो कभी भी अगर नोमेनक्लेचर करे, कभी भी वो आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करे तो वो हमेशा इंग्लिश में ही करना, हिंदी में मत करना। क्योंकि जब आईयूपीएसी ने अपने आईयूपीएसी ने जो अपने नियम दिए थे वो किस में दिए थे, इंग्लिश में दिए थे। इंग्लिश मीडियम को बेस मानते हुए अपने नियमों को दिया था, अपने रूलों को दिया था। इसलिए जब भी कभी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण कर रहे हो तो हिंदी में मत करना आप लोग, ठीक है ना। हमेशा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आप लोग इंग्लिश में ही करना, ठीक है ना। और इंग्लिश ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के, ठीक है ना, सीधी सीधी सी आप लोगों की इंग्लिश है। जैसे कि जो आप लोगों के मूल शब्द हैं, ठीक है ना, 10 तक तो मूल शब्दों को ध्यान में रख लेना, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है ना। और जितने भी आप लोगों के क्रियात्मक समूह जैसे 14 क्रियात्मक समूह है उनके अनुलग्न ध्यान में रख लेना और उनके पूर्वलग्न ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। कोई ऐसी हाई फाई इंग्लिश तो नहीं है। इसलिए जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आप आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण कर रहे हो, मतलब नोमेनक्लेचर कर रहे हो, वो हमेशा ही आप लोगों को इंग्लिश में करने, हिंदी में आप लोगों को नहीं करने। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए ट्रिक बता देता हूं। तो देखो ट्रिक के अंदर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। 3 पॉइंटों को मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की जो ट्रिक है उसमें मैं केवल 3 पॉइंट ही बोलूंगा। पॉइंट नंबर फर्स्ट में मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को, ठीक है ना। यहीं पर आप लोगों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट में मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूं कि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आप लोगों की नंबरिंग। जब भी हम लोगों के सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो सबसे पहले हम लोगों को उसकी नंबरिंग करनी है, ठीक है ना। एक बात मैं फिर से बता देता हूं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, और उसका हम लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करना है, नोमेनक्लेचर करना है, तो एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि नंबरिंग आप लोग सबसे पहले करना। अगर आप लोगों की नंबरिंग सही है तो आप लोगों का नाम भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये हुआ कि सर हम जो नंबरिंग है वो नंबरिंग कैसे करेंगे। तो नंबरिंग के लिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए ट्रिक बता देता हूं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है ना, वो क्रियात्मक समूह जुड़ा है जिसमें कार्बन प्रेजेंट है उसकी नंबरिंग तो खुद से करनी है, और जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है उसकी नंबरिंग किससे करनी है, पास वाले से। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के सामने, जैसे कि जो आप लोगों के यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं। एक तो मैंने किसका ले लिया, CH3COOH का, ठीक है ना, और एक मैंने किसका ले लिया, CH3OH का। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसमें अगर कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसकी नंबरिंग खुद से करनी है, और अगर उस क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो उसकी नंबरिंग पास वाले से करनी है। कैसे करनी है अभी मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, इसमें जो क्रियात्मक समूह है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन है आप लोगों का, COOH। ये आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें जो आप लोगों का क्रियात्मक समूह है वो आप लोगों का कौन है, OH है, मतलब एल्कोहल है, ठीक है ना। लेकिन दोनों ही क्रियात्मक समूह में एक चीज का अंतर है, इस क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट है और इस क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। तो मेरा ट्रिक का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो आप लोगों की ट्रिक बता रहा हूं ना उसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि नंबरिंग जब करनी है आप लोगों को कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो क्रियात्मक समूह जिसके पास में कार्बन प्रेजेंट है उसकी नंबरिंग तो खुद से करनी है, और जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है उसकी नंबरिंग पास वाले से करनी है। चलो ठीक है, जैसे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आप लोगों के लिए ये ले लिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आप लोगों के लिए ये ले लिया। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्रियात्मक समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो आप लोगों को कौन है, COOH। तो इसके पास में तो कार्बन एटम
प्रेजेंट है तो इसकी नंबरिंग खुद से करनी है। इसका मतलब नंबर 1 इसको देना है और नंबर 2 इसको देना है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो इस क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है, लेकिन पास वाले के पास में तो कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसकी नंबरिंग खुद से नहीं करनी है, पास वाले से करनी है। क्योंकि नंबरिंग हम किसकी करेंगे, कार्बन की करेंगे। ठीक है ना, जो दूसरे नंबर का जो पॉइंट है उसमें मैं यही चीज एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए कि नंबरिंग हमेशा कार्बन की करनी है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी केमिस्ट्री होती है, कार्बन की केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन। ठीक है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि किसकी केमिस्ट्री होती है, कार्बन की। इसलिए पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे, कार्बन को देंगे। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो कौन होता है, कार्बन होता है, क्योंकि उसी की केमिस्ट्री होती है। इसीलिए नंबरिंग हम किसकी करेंगे, कार्बन की करेंगे। जो ट्रिक का जो दूसरा पॉइंट है, वो दूसरा पॉइंट आप लोगों को यही है कि नंबरिंग आप लोगों को कार्बन की करनी है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी केमिस्ट्री होती है, कार्बन की केमिस्ट्री होती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। अब देखो तीसरे नंबर के पॉइंट को मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं दो पॉइंटों के लिए आप लोगों के लिए सूत्र बता देता हूं। तो देखो जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है उसके लिए जो आप लोगों का सूत्र बना है, अर्थात जो आप लोगों का फॉर्मूला बना है, वो यहां पर ये बना है आप लोगों का मूल शब्द मतलब वर्ड रूट, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न मतलब प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न मतलब प्राइमरी सफिक्स, और यहां पर हो गए आप लोगों का द्वितीय का अनुलग्न। ठीक है ना, ये क्या हो गया आप लोगों का द्वितीय का अनुलग्न मतलब सेकेंडरी सफिक्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये आप लोगों का फॉर्मूला हो गया, ये आप लोगों का सूत्र हो गया। ठीक है ना, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का फॉर्मूला क्या हो गया आप लोगों का, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीय का अनुलग्न, अर्थात जो फॉर्मूला हुआ वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। अब इसको ऑर्गेनिक कंपाउंडों पर हम फॉलो कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। तो देखो मेरे पास यहाँ पर जगह कम है, मैं यहाँ पर ऊपर जगह खाली कर लेता हूं। ठीक है ना, ध्यान से समझना, भी आप लोगों को समझ में आ जाएगी ट्रिक। देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, यहां पर मैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए ट्रिक बता रहा हूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं। उसके लिए मैंने पॉइंट नंबर 1 में ये बोली है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा है और अगर उसके पास में कार्बन एटम प्रेजेंट है तो उसकी नंबरिंग खुद से करनी है, और अगर कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो उसकी नंबरिंग पास वाले से करनी है। ठीक है ना, दूसरे नंबर के पॉइंट में मैंने ये बोला है कि भाई हम कार्बन की नंबरिंग क्यों करते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का जवाब ये है कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी केमिस्ट्री होती है, कार्बन की। अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हीरो होता है वो कौन होता है, कार्बन होता है। ये आप लोगों का दूसरे नंबर का पॉइंट हो गया। अब जो तीसरे नंबर का पॉइंट है ना उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं दो पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त जो मैं नामकरण करा रहा हूं आप लोगों के लिए, मैं उन ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करवा रहा हूं जिनमें केवल एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा है, जिनमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तीसरे नंबर के पॉइंट में मैं आप लोगों के लिए किन क्रियात्मक समूह को लूंगा कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं, दो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हैं। ठीक है ना, तो इसका बाद में डिस्कशन करेंगे दो वाले का, पहले एक वाले को क्लियर कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो देखो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है ना, इसमें एक ही क्रियात्मक समूह है, कौन, COH। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित है आप लोगों का, OH। ठीक है ना, अब इसका आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करते हैं। तो देखो इसको मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख देता हूं, यहां पर लिख दिया COH। ठीक है ना, और यहां पर मैंने किसको लिख दिया, CH3OH। अब देखो ध्यान से समझना, सबसे पहले आप लोगों को कभी भी कोई ये पूछे, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे आप लोगों के लिए और कोई आप लोगों से ये पूछे कि इसका आप लोगों को आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण करना है, मतलब नोमेनक्लेचर करना है, तो आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले आप लोगों को नंबरिंग करनी है। तो ठीक है, हम नंबरिंग कर देते हैं। तो देखो हमने देखा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में COH प्रेजेंट है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH प्रेजेंट है, तो इस आप लोगों के क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट है तो इसकी नंबरिंग तो खुद से करनी है। ठीक है ना, और इसके पास में आप लोगों को पता कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है तो इसकी नंबरिंग किससे करनी है, पास वाले से। चलो ठीक है, इसको 1 दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया, 2। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कि देखो फॉर्मूला हम लोगों को कौन है, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीय अनुलग्न। इस फॉर्मूले को हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड पर अप्लाई करते हैं। तो देखो कार्बन नंबर 1 और ये कितने हो गए, 2,
दो को हम क्या बोलते हैं, एथ। अभी आप लोगों के लिए बताइए कि अगर कार्बन नंबर 2 हुआ रिंग चेन के अंदर तो उसको हम क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। चलो ठीक है, तो देखो मूल शब्द मैंने यहां पर किसको लिख दिया, एथ को लिख दिया। अरे सही है ना भाई, दो कार्बन नंबर 2 को हम एथ ही तो बोलेंगे। तो देखो मूल शब्द मतलब मैंने एथ को लिख दिया। अब मैं बात करता हूं प्राथमिक अनुलग्न की, प्राइमरी सफिक्स की। तो देखो आप लोगों को अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात बताई थी कि प्राथमिक अनुलग्न में हम किसका डिस्कशन करते हैं, 3 का। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए एन, डबल बॉन्ड वाले के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए हम कौन सा अनुलग्न यूज करते हैं, आयन। तो यहां पर आप लोग देखो तो यहां पर तो कहीं पर भी ना ही तो डबल बॉन्ड है ना ही ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है। ये रहा आप लोगों का सिंगल बॉन्ड। तो जो प्राथमिक अनुलग्न लगेगा आप लोगों का वो क्या लगेगा, आप लोगों का एन। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न आप लोगों का क्या लग गया, एन। अब मैं बात करता हूं द्वितीयक अनुलग्न की। तो आप लोगों को पता है जो द्वितीयक अनुलग्न है अर्थात जो सेकेंडरी सफिक्स है वो किसका हुआ, आप लोगों का क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का। तो यहां पर क्रियात्मक समूह कौन जुड़ा है, COOH। और जो COOH का जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, वो क्या होता है, ओइक एसिड। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया आप लोगों के लिए, ओइक एसिड। ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इन तीनों को जब आप मिलाकर बोलोगे, ठीक है ना, तो उस ई हट जाएगा वहां से, ये ई हट जाएगा और पूरा बड़ा आप लोगों का जुड़ जाएगा। तो देखो यहां पर कौन हो गया, मूल शब्द कौन हो गया, एथ। प्राथमिक अनुलग्न क्या हुआ है, एन। मतलब जब ये जुड़ेंगे ना तो ई हट जाएगा आप लोगों का। तो इस ई को मैंने हटा दिया, ठीक है ना। और ये ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो गया आप लोगों का, एथिनोइक एसिड। मिलाकर बोलोगे तो इसको क्या बोलोगे, एथिनोइक एसिड। जिनमें आप लोगों का ये तो कौन हो गया, मूल शब्द। ये तो कौन हो गया आप लोगों का, मूल शब्द। ठीक है ना, बंड रूट हो गया। ये आप लोगों का कौन हो गया, प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है ना, ये कौन हो गया आप लोगों का, प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। और ये आप लोगों का कौन हो गया, द्वितीयक अनुलग्न अर्थात सेकेंडरी सफिक्स। द्वितीयक अनुलग्न अर्थात सेकेंडरी सफिक्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जब आप लोग जोड़ोगे ना उनको तो उस एन में से ई को हटा दोगे आप लोग और सबको मिलाकर बोल देना। जैसे कि मैंने, ये कौन हो गया मूल शब्द, ये प्राथमिक अनुलग्न, और ये कौन हो गया पूरा हम लोगों का द्वितीयक अनुलग्न। तो इसको हम जो मिलाकर बोलेंगे तो इसका नाम क्या हुआ है, एथिनोइक एसिड। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसको बता देता हूं। तो देखो इसमें तो केवल कार्बन नंबर 1 ही है भाई, इसमें तो कार्बन नंबर 1 ही है, और कार्बन नंबर 1 के लिए हम क्या बोलते हैं, मैथ बोलते हैं। ठीक है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या बोला है, मूल शब्द क्या हो गया आप लोगों का, मैथ। ठीक है, प्लस प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स आप लोगों का कौन होगा, एन। क्योंकि आप लोगों को पता है यहां पर केवल सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए जो अनुलग्न लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, एन। चलो ठीक है। और जो आप लोगों का द्वितीयक अनुलग्न है, सेकेंडरी सफिक्स है, तो OH का अनुलग्न हम सभी जानते हैं क्या होता है, ऑल। ठीक है ना, OH का अनुलग्न क्या होता है, ऑल। ठीक है। अब इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो जब मिलाएंगे ना तो इस ई को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आप लोगों का मेथिनॉल। ठीक है ना, मैथ, इसका क्या लेंगे, एन, और इसका पूरा लेंगे ऑल। तो ये हो गया आप लोगों का मेथिनॉल, जिनमें ये तो कौन हो गया आपका मूल शब्द, ये प्राथमिक अनुलग्न, और ये कौन हो गया आप लोगों का द्वितीयक अनुलग्न, जिसको मिलाकर आप लोग क्या बोलोगे, मेथिनॉल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं। यहां पर एक एग्जांपल मैंने किसका ले लिया, जैसे CH3 CH2, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, CHO को ले लिया। ठीक है ना। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोगों को IUPAC पद्धति में नामकरण करना है, मतलब नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बात बताई है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो सबसे पहले आप लोगों को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कैसे करनी है कि जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन एटम प्रेजेंट होगा उसकी नंबरिंग खुद से करनी है, और जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा उसकी नंबरिंग पास वाले से करनी है, क्योंकि पास वाले के पास में तो कार्बन होगा। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, करते हैं। तो हमने देखा कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर CHO आप लोगों का क्रियात्मक समूह है, और CHO क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसकी नंबरिंग हमें किससे करनी है, खुद से करनी है। इसका मतलब 1 2 और 3, और कार्बन नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन नंबर 3 को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। ठीक है ना। तो मूल शब्द आप लोगों का कौन हो गया, प्रोप। ठीक है ना, मूल शब्द आप लोगों का कौन हो गया, प्रोप। ठीक है ना। यहां पर आप लोगों के ये सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। तो प्राथमिक अनुलग्न आप लोगों को क्या हो गया, एन, क्योंकि जब जोड़ते हैं तो ई को हम लोग हटा देते हैं, और जो क्रियात्मक समूह CHO का जो अनुलग्न होता है अर्थात जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो क्या होता है आप लोगों का, एल। ठीक है ना। जो CHO क्रियात्मक समूह होता है अर्थात जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, इसका अनुलग्न क्या होता है, एल। तो इसका नाम मिलाकर बोलोगे तो क्या हो गया, एथिनेल। बात समझ में आ गई ना, एथिनेल। और ये कौन है आप लोगों का, मेथिनॉल। ठीक है ना, क्योंकि इसका अनुलग्न ऑल होता है और इसका अनुलग्न एल होता है। बात समझ में आ गई ना।
ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को कौन हो गया मूल शब्द, ये प्राथमिक अनुलग्न, और ये कौन हो गया आप लोगों का द्वितीयक अनुलग्न। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इस तरीका से हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सर ने फॉर्मूला बताया है, जो सर ने सूत्र बताया है, वो क्या बताया है, मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न प्लस द्वितीयक अनुलग्न। मूल शब्द में वही कार्बन नंबर 1 को मेथ, कार्बन नंबर 2 को एथ, कार्बन नंबर 3 को प्रोप, ब्यूट, इस तरीका से बोलते हैं। ये तो आप लोगों के मूल शब्द हो गए। प्राथमिक अनुलग्न 3 होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले के लिए एन, डबल बॉन्ड वाले के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए आयन। और जो द्वितीयक अनुलग्न होते हैं, सेकेंडरी सफिक्स होते हैं, वो किनके होते हैं, क्रियात्मक समूहों के, फंक्शनल ग्रुपों के। और हम लोगों के जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो कितने होते हैं, 14। ये 14 के 14 क्रियात्मक समूह आप लोगों को सारणी में मिलेंगे, टेबल में मिलेंगे। और ये सारणी आप लोगों को चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेगी। ठीक है ना। जितनी भी टेबल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की आ रही हैं, ये प्रत्येक टेबल आप लोगों के पास में होनी चाहिए, तभी आप लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर पाओगे। जैसे कि माना कि आप लोगों को पूरी ट्रिक सब कुछ पता है और आप लोगों को क्रियात्मक समूह के अनुलग्न का ही पता नहीं है, सफिक्स का ही पता नहीं है, ना ही पूर्व लग्न का, प्रीफिक्स का पता है, तो आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। जैसे कि मैंने ट्रिक बताई, आप लोगों को ट्रिक याद हो गई, लेकिन आपको अनुलग्न पूर्व लग्न पता नहीं है, तो नोमेनक्लेचर कैसे करोगे, क्योंकि नोमेनक्लेचर करोगे तो अनुलग्न पूर्व लग्न की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो 14 क्रियात्मक समूह हैं, 14 फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके आप लोगों को अनुलग्न पूर्व लग्न पता होना चाहिए। और जिस स्टूडेंट को इन 14 क्रियात्मक समूह के 14 फंक्शनल ग्रुपों के अनुलग्न पूर्व लग्न पता है, वो कैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का आईयूपीएसी पद्धति में नामकरण कर सकता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए बिल्कुल देर मत करो, प्ले स्टोर पर जाओ, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड करो और वहां से आप लोग सारणी को अपनी फियर कॉपी में उतार लेना। बात समझ में आ गई है। जो भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें आप लोग उतार लेना। चलो ठीक है। तो ये बात आप लोगों के कितनी हो गई, ये मैंने जो अब आप लोगों के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बताया है, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंडों का बताया है जिसमें केवल एक ही क्रियात्मक समूह उपस्थित है, जिनमें केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। लेकिन बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो उनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम किस तरीका से करेंगे, उसको मैं ट्रिक नंबर 3 में बताऊंगा। ठीक है ना। जो आप लोगों की ट्रिक है ना, तो ट्रिक नंबर 3 जो ट्रिक है उसके पॉइंट नंबर 3 में मैं इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंडों के अंदर अगर 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित हुए तो उनका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीका से करते हैं। ठीक है ना। पहला एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा एक्सप्लेन कर दिया और उनके एग्जांपल ले लिए। अब मैं तीसरे वाले पॉइंट को एक्सप्लेन और कर देता हूं जिनमें 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ठीक है। तो तीसरे वाले को भी देख लो आप लोग। तो देखो, जो आप लोगों का तीसरे नंबर का पॉइंट है नोमेनक्लेचर का, जो आप लोगों का तीसरे नंबर का पॉइंट है ट्रिक के अंदर, उसके अंदर ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित है, 2 फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, तो उनमें एक का तो अनुलग्न लगता है और एक का पूर्व लग्न लगता है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये हुआ कि सर जो 2 क्रियात्मक समूह उपस्थित है उनमें किसका तो अनुलग्न लगेगा और किसका पूर्व लग्न लगेगा, हम लोगों को ये कैसे पता होगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि वही बात टेबल पर आ जाती है कि जो सारणी के अंदर पहले आता है उसका तो क्या लगता है, अनुलग्न, और जो सारणी में बाद में आता है उसका क्या लगता है, पूर्व लग्न। एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए एग्जांपल लेकर इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहां पर मैंने ये एग्जांपल ले लिया आप लोगों के लिए। ठीक है ना। यहां पर मैंने किसको लिख दिया, OH को लिख दिया, यहां पर मैंने किसको लिख दिया, COOH को। ठीक है ना। ये आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने क्रियात्मक समूह उपस्थित है, 2। आप लोगों को पता है कि OH भी अपना क्रियात्मक समूह है। ठीक है ना। और COOH भी हम लोगों का क्रियात्मक समूह है। ठीक है ना। आप लोगों को पता है कि जो एल्कोहल है वो भी हम लोगों का क्रियात्मक समूह है अर्थात फंक्शन ग्रुप है, और जो हम लोगों का COOH है वो भी हम लोगों का क्रियात्मक समूह है अर्थात फंक्शन ग्रुप है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बात बोली आप लोगों के लिए कि जो सारणी में पहले आता है उसका तो क्या लगता है, अनुलग्न, और जो सारणी में बाद में आता है उसका क्या लगता है, पूर्व लग्न। तो सारणी में टेबल में जो COOH होता है वो तो नंबर 1 पर आता है, और जो आप लोगों का एल्कोहल है वो नंबर 11 पर आता है। नंबर 1 पर आप लोगों को कौन आता है, COOH, और नंबर 11 पर आप लोगों को कौन आता है, OH। तो पहले कौन आता है, COOH आता है। इसीलिए COOH का तो क्या लगेगा, अनुलग्न,
इसका तो क्या लगेगा, अनुलग्न, ठीक है ना। और ये 11वें नंबर पर आता है, अर्थात बाद में आता है, इसलिए इसका क्या लगेगा, पूर्वलग्न। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना कि जो क्रियात्मक समूह की जो सारणी है, जो फंक्शनल ग्रुप की जो टेबल है, उसमें जो पहले आता है उसका तो लगेगा अनुलग्न, और जो बाद में आता है उसका क्या लगेगा, पूर्वलग्न, ठीक है ना। तो CWH पहले आता है क्योंकि ये नंबर 1 पर आता है, तो इसका तो क्या लगेगा, अनुलग्न। और OH बाद में आता है, ठीक है ना, नंबर 11 पर आता है टेबल के अंदर, ठीक है ना, तो इसका क्या लगेगा, पूर्वलग्न। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। जिस स्टूडेंट को नंबरिंग करना आ गया उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर नंबरिंग सही है तो बस फिर नाम ही तो लिखनी है यार। जैसे कि नंबरिंग इसकी कैसे करोगे, उसके लिए ट्रिक ध्यान में रखना। ट्रिक कौन सी, कि जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट होता है उसकी नंबरिंग खुद से करनी है, और जिसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होता उसकी नंबरिंग पास वाले से करनी है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये क्रियात्मक समूह रहा, कार्बन है, बिल्कुल सही बात है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3। हम लोगों की नंबरिंग सही है, तो अब क्या करना है यार, इनके नाम ही तो लिखने हैं, तो चलो लिख देते हैं। तो देखो अब आप लोगों का ये जो OH है, अभी आप लोगों का क्रियात्मक समूह नहीं है, अभी आप लोगों का प्रतिस्थापी समूह बन चुका है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप बन चुका है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बात बोली थी आप लोगों के लिए, प्रतिस्थापी समूह में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें मेन क्रियात्मक समूह को अलग करने के बाद जितने भी ग्रुप जुड़े होते हैं उन सभी को हम क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। जैसे कि अगर मैं यहां पर ले लेता हूं CH3CH2OH, तो ये OH देखो यहां पर भी वही OH है और यहां पर भी वही OH है, लेकिन दोनों ही जगह पर उसका रोल अलग है। यहां पर OH है वो आप लोगों का क्रियात्मक समूह का रोल अदा कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप का रोल अदा कर रहा है, और यहां पर जो आप लोगों का OH है वो क्रियात्मक समूह का रोल अदा नहीं कर रहा है, क्योंकि क्रियात्मक समूह का रोल अदा तो कौन कर रहा है, CWH। तो यहां पर जो आप लोगों का OH है वो क्या रोल अदा कर रहा है, प्रतिस्थापी समूह, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो यहां पर जो आप लोगों का OH है, ठीक है ना, यहां पर किसका रोल अदा कर रहा है, प्रतिस्थापी समूह अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप का रोल अदा कर रहा है। और यहां पर जो आप लोगों का OH है कौन सा ग्रुप अदा कर रहा है, कौन सा रोल अदा कर रहा है, क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, क्योंकि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक क्रियात्मक समूह पे स्थित है, बिल्कुल सही बात है। तो मेन क्रियात्मक समूह OH हो गया, और ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 क्रियात्मक समूह पे स्थित है। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर करना है। तो देखो इसका नामकरण करना है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको मिटा देता हूं, यहां पर नोमेनक्लेचर कर देता हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, नंबरिंग आप लोगों की बिल्कुल सही है, चलो ठीक है। अब देखो आप लोगों को क्या करना है, कार्बन नंबर 2 पर आप लोगों को कौन जुड़ा है, OH। OH का अनुलग्न तो क्या होता है, और जो पूर्व लग्न होता है, प्रीफिक्स होता है, वो कौन होता है, हाइड्रोक्सी। मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या बात बताई कि बे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 क्रियात्मक समूह पे स्थित हैं उनमें एक का तो अनुलग्न लगेगा और एक का क्या लगेगा, पूर्व लग्न लगेगा। जो सारणी में पहले आता है उसका तो अनुलग्न लगेगा, और जो सारणी में बाद में आता है उसका क्या लगेगा, पूर्व लग्न। CWH नंबर 1 पर आता है तो इसका अनुलग्न लगेगा, OH नंबर 11 पर आता है इसलिए इसका पूर्व लग्न लगेगा। तो OH का जो पूर्व लग्न होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो OH कौन से कार्बन से जुड़ा है, कार्बन नंबर 2 पर, तो यहां पर लिख दो 2 हाइड्रोक्सी। यहां पर क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोक्सी। अब देखो यहां पर जो मूल शब्द है वो कितना है, कार्बन नंबर 3 है, 1 2 3, और कार्बन नंबर 3 को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है ना। कार्बन नंबर 3 को आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। तो यहां पर लिख दो आप प्रोप, ठीक है ना, प्रोप। अब आपको पता है यहां पर सभी सिंगल बॉन्ड है, तो यहां पर क्या लिख दो, N। और आप लोगों को पता है कि जो क्रियात्मक समूह का जो अनुलग्न है, ठीक है ना, CWH का, वो क्या है आप लोगों का, ओइक एसिड। तो ये हो गया आप लोगों का 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंडों का ये IUPAC पद्धति में नामकरण हो गया। बात समझ में आ गई, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूं, 1-2 एग्जांपल से ये टॉपिक पूरा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस आप लोगों को तो बस ये 3 पॉइंट पता होना चाहिए। ट्रिक के अंदर मैंने कितने पॉइंट बताए, 3 पॉइंट। पहले पॉइंट में मैंने क्या बात बताई है कि बे ऑर्गेनिक कंपाउंडों के बारे में बताया है कि जिनमें केवल एक ही क्रियात्मक समूह पे स्थित है। तो उसमें नंबरिंग कैसे करनी है कि जिस क्रियात्मक समूह के पास में कार्बन प्रेजेंट है उसकी नंबरिंग खुद से करनी है, और जिसमें कार्बन नहीं है उसकी नंबरिंग पास वाले से करनी है। दूसरे पॉइंट में मैंने क्या बात बोली है कि नंबरिंग कार्बन की ही करनी है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी केमिस्ट्री होती है, कार्बन की। इसलिए पहली प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, कार्बन को, ठीक है ना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हीरो होता है वो कौन होता है, कार्बन। और जो तीसरे नंबर का पॉइंट है ट्रिक के अंदर, उसमें मैंने उन ऑर्गेनिक कंपाउंडों का IUPAC पद्धति में नामकरण बताया जिसमें एक क्रियात्मक समूह नहीं होते। कितने होते हैं, 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, जिनमें एक का तो अनुलग्न लगता है, एक का पूर्व लग्न। जो टेबल में या सारणी में पहले आता है उसका अनुलग्न अर्थात सफिक्स लगता है, और जो
सारणी में बाद में आता है उसका पूर्वलग्न अर्थात प्रीफिक्स लगता है। चलो ठीक है, और एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देख लो, तो देखो अब मैं आप लोगों के लिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं। एक एग्जांपल से ये टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहां पर मैं अगला एग्जांपल आप लोगों के सामने ले रहा हूं। यहां पर मैं ले लेता हूं आप लोगों के लिए CH3, यहां पर ले लिया मैंने OH, यहां पर मैंने किसको ले लिया, Br को ले लिया, और यहां पर मैंने किसको ले लिया, CHO को ले लिया। तो देखो गौर से इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लोग देखो, इसके अंदर दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। एक तो आप लोगों का CHO क्रियात्मक समूह अर्थात एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना, और एक आप लोगों का OH क्रियात्मक समूह है अर्थात एल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है, मैंने आप लोगों के लिए यह बात बताई है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर दो क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो उसमें एक का तो क्या लगता है, अनुलग्न, और एक का क्या लगता है, पूर्वलग्न। जो सारणी में जो टेबल में पहले आता है उसका तो क्या लगेगा, अनुलग्न, और जो सारणी में बाद में आता है उसका क्या लगता है, पूर्वलग्न अर्थात प्रीफिक्स। तो देखो बोर्ड की तरफ देखिए, यहां पर हम चेक करते हैं। तो देखो जो IUPAC नोमेनक्लेचर की जो सारणी है, जो टेबल है, उसमें CHO पहले आता है, तो ये तो आप लोगों का मेन क्रियात्मक समूह हो गया, और OH उस टेबल में बाद में आता है, इसलिए ये आप लोगों का कौन सा हो गया, प्रतिस्थापी समूह। और मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन क्रियात्मक समूह के अलावा जितने भी समूह उससे जुड़े हुए हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी समूह अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो देखो ये जो आप लोगों का COHO है, ये तो आप लोगों का कौन हो गया, मेन क्रियात्मक समूह। ये तो कौन हो गया आप लोगों का, मेन क्रियात्मक समूह, ठीक है ना, मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। और ये जो दोनों आप लोगों के OH और ये Br, ये दोनों ही आप लोगों के कौन हो गए, प्रतिस्थापी समूह, ठीक है ना। ये दोनों ही आप लोगों के कौन से हो गए, प्रतिस्थापी समूह अर्थात सब्स्टिट्यूट ग्रुप। और मैंने आप लोगों से क्या बात बोली, अभी मैंने आप लोगों के लिए बात बोली है कि दो क्रियात्मक समूह उपस्थित हुए तो जो सारणी में पहले आएगा उसका तो अनुलग्न लगेगा, और जो सारणी में बाद में आएगा उसका क्या लगेगा, पूर्वलग्न। तो CHO पहले आता तो CHO तो मेन क्रियात्मक समूह हो गया, इसका तो क्या लगेगा, अनुलग्न मतलब सफिक्स। और ये आप लोगों का OH है, ठीक है ना, ये सारणी में बाद में आता है तो इसका क्या लगेगा, पूर्वलग्न अर्थात प्रीफिक्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना कि CHO यहां पर हमारा मेन क्रियात्मक समूह है तो इसका तो अनुलग्न लगेगा, और ये OH CHO के बाद में आता है इसलिए इसका क्या लगेगा, पूर्वलग्न अर्थात प्रीफिक्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आप लोगों के लिए इसकी नंबरिंग करता हूं, ठीक है ना, क्योंकि जिस स्टूडेंट को नंबरिंग करना आ गया उसको नोमेनक्लेचर करना भी आ गया। अगर आप लोगों की नंबरिंग सही है तो आप लोगों का नाम भी सही बनेगा। तो देखो मैंने आप लोगों से क्या बात बोली है कि जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट होगा उसकी नंबरिंग तो खुद से करनी है, और जिसमें कार्बन नहीं है उसकी नंबरिंग किससे करनी है, पास वाले से। तो देखो यहां पर आप लोगों का ये CHO क्रियात्मक समूह है, इसके पास में कार्बन एटम प्रेजेंट है तो नंबरिंग इससे ही होगी। इसका मतलब 1 2 3 और 4। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। नंबरिंग हम लोगों को किससे स्टार्ट करनी है, CHO से स्टार्ट करनी है। तो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, ठीक है ना। अब इसका हम नाम बनाते हैं। तो देखो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान में रखना, यहां पर आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला को और ध्यान में रखना है। कैसा है मैं बताता हूं आप लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे कि कार्बन नंबर 2 पर आप लोगों का Br जुड़ा है, Br को हम क्या बोलते हैं, ब्रोमो बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो B से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और कार्बन नंबर 3 से OH जुड़ा हुआ है, OH का जो पूर्वलग्न होता है, प्रीफिक्स होता है, वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। तो ये किससे स्टार्ट होता है, H से स्टार्ट होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में हम लोग जानते हैं कि जो B होता है वो पहले आता है, H बाद में आता है, ठीक है ना। तो जो पहले आएगा उसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, इसलिए पहले हम किसको लिखेंगे, ब्रोमो को, उसके बाद में हम किसको लिखेंगे, हाइड्रोक्सी को, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में B पहले आता है, H बाद में आता है, ठीक है। इसका नाम बनाते हैं हम लोग। तो देखो यहां पर कार्बन नंबर 2 से आप लोगों का Br जुड़ा है तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो, ठीक है ना। कार्बन नंबर 2 से आप लोगों का Br जुड़ा है तो ये हो गया 2 ब्रोमो, ठीक है ना। यहां पर कार्बन नंबर 3 से आपका OH जुड़ा है तो यहां पर क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है ना, 3 हाइड्रोक्सी। अब देखो पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ रखना। अब आप लोगों को पता है 2 ब्रोमो मैंने लिख दिया, 3 हाइड्रोक्सी लिख दिया। अब नंबर किसका आएगा, क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का। तो यहां पर देखिए आप लोगों के कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, और 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है ना। 4 कार्बन को मूल शब्द में वर्ड रूट में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। चलो ठीक
ठीक है। और देखो यहाँ पर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सभी सिंगल बॉन्ड है, ये देख लो सभी आप लोगों के एकल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन लगेगा, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो किसका लगेगा, आप लोगों का एल्डिहाइड का। तो जो द्वितीयक अनुलग्न है वो क्या होगा, एल, क्योंकि हम जाते हैं जो CHO क्रियात्मक समूह होता है, जो CHO फंक्शनल ग्रुप होता है, उसका जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, एल होता है। एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि जब कार्बन नंबर 3 से ज्यादा होते हैं तो उसकी स्थिति को शो करना भी आवश्यक होता है। जैसा कि CHO कौन सी स्थिति से जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। CHO की स्थिति कौन है, 1 है, तो ये 1 को भी आप लोगों को शो करना है। तो देखो मैं यहाँ पर 1 को शो कर देता हूं, यहाँ पर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए 1, ठीक है ना, क्योंकि CHO क्रियात्मक समूह कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 1 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। कार्बन नंबर 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, ठीक है ना। कार्बन नंबर 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स क्या लगेगा, एन, और जो द्वितीयक अनुलग्न है वो क्या लगेगा आप लोगों का, एल, ठीक है ना। तो ये तो आप लोगों को हो गया मूल शब्द मतलब वर्ड रूट, ये आप लोगों का प्राथमिक अनुलग्न मतलब प्राइमरी सफिक्स, और ये आप लोगों का द्वितीयक अनुलग्न अर्थात आप लोगों का सेकेंडरी सफिक्स। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इसका जो IUPAC नाम बना है वो आप लोगों को बना है 2 ब्रोमो 3 हाइड्रोक्सी 1 ब्यूटेनॉल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। सूत्र मैंने क्या बात बताई, सूत्र में मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई है कि मूल शब्द को लिखना है, मूल शब्द लिख दिया, ठीक है ना। प्राथमिक अनुलग्न सिंगल बॉन्ड वाले के लिए एन, डबल बॉन्ड वाले के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए क्या लिखना, आयन। तो यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्राथमिक अनुलग्न हमने एन लगा दिया, और जो द्वितीयक अनुलग्न होता है वो किनका होता है, क्रियात्मक समूह का, फंक्शनल ग्रुप का। तो हम जानते हैं कि जो CHO क्रियात्मक समूह होता है अर्थात जो एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है उसका अनुलग्न क्या लगता है, एल। मेरी बात आप लोग समझ में आ गए ना। तो ये आप लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसका मैंने आप लोगों के लिए IUPAC पद्धति में नाम बता दिया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आप लोग जब भी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंडों का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से क्या बात बोल रहा हूं कि आपको नाम हमेशा इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी हम लोगों की कॉपी को चेक कर रहा होता है एग्जामिनर, वो इंग्लिश को देखकर ज्यादा इंप्रेस होता है, इसलिए जब भी कभी नोमेनक्लेचर करो वो इंग्लिश में ही करना है। और आपको पता कोई हाई फाई इंग्लिश तो नहीं है, ठीक है ना, बहुत सीधी इंग्लिश है आप लोगों को। मूल शब्द जो आप लोगों के मैथ है, प्रोब्यूटी, ये 10 तक ध्यान रख लेना। बाकी का सिंगल बॉन्ड वाले के लिए आपको पता है एन का यूज करते हैं अनुलग्न, डबल बॉन्ड वाले के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए आयन। बाकी का तो ऐसी कोई हाई फाई इंग्लिश तो आई नहीं है आप लोगों की, ठीक है ना। इसलिए हमेशा याद रखना कि IUPAC नोमेनक्लेचर करो वो हमेशा इंग्लिश में ही करना, क्योंकि जब IUPAC के नियम दिए गए थे तो वो इंग्लिश को बेस मान के दिए गए थे, इसलिए IUPAC नोमेनक्लेचर हमेशा इंग्लिश में ही किया जाता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और एक बार मैं फिर से प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए बता देता हूं कि ये टेबल जो आप लोगों की आ रही है, जैसे मूल शब्द में आप लोगों की टेबल आई है, ठीक है ना, प्रतिस्थापी समूह में आप लोगों की टेबल आई है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टेबल आप लोगों की आई है, सारणी आप लोगों की आई है, वो किनकी आई है, क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप की। वो प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास में होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको आप अपनी फियर कॉपी में या जो भी शॉर्ट नोट्स आप लोग बना रहे हो उसमें आप लोग इनको उतार लेना, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप लोगों के पास में सारणी नहीं है, ना ही आप लोगों को किसी क्रियात्मक समूह का अनुलग्न पता है, ना ही पूर्व रंग पता है, तो ध्यान में रखना फिर आप IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। 2-3 सारणियां प्रत्येक स्टूडेंट के पास में होनी चाहिए, और ये सारणी मैं आप लोगों के लिए बता दी, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप पर मिलेंगी। तो बिल्कुल भी देर मत करो, प्ले स्टोर पर जाओ, चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, और वहां से अपनी फियर कॉपी में जो भी शॉर्ट नोट्स बना रहे हो उसमें इन टेबलों को उतार देना, ठीक है ना। प्रत्येक क्रियात्मक समूह का अनुलग्न पता होना चाहिए और प्रत्येक क्रियात्मक समूह का पूर्व लग्न पता होना चाहिए। जिस स्टूडेंट को ये टेबल याद है वो कैसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे ज्यादा जो बेसिक चीज होती है वो उसका नाम ही होता है। यार कॉमन सी बात है, अगर आप किसी का नाम नहीं जानते तो सामने वाले को क्या पता कि इसका क्या मतलब है। बात आप लोग समझ में आ गई। जैसा कि इसका नाम आप लोगों को नहीं है पता, तो ये क्या हुआ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। नाम तो पता होना चाहिए, बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। और नाम आप लोगों को तभी आएगा जब आप लोगों को सारणी पता होंगी, ठीक है ना। सभी क्रियात्मक समूह के अनुलग्न पता होंगे और सभी क्रियात्मक समूह के पूर्व लग्न पता होंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है किसी चीज में तो कोचिंग का नंबर है, कोचिंग के नंबर पर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मेरी तरफ से रिप्लाई आप लोगों के लिए जरूर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है ना।
आज के लेक्चर में मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंडों के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक में 3 पॉइंट बताए हैं। तीनों पॉइंट प्रत्येक स्टूडेंट को याद होने चाहिए, ठीक है ना। तीनों पॉइंट जो ट्रिक में बताए हैं वो प्रत्येक स्टूडेंट्स को याद होने चाहिए। और जब भी कभी आईयूपीएसी पद्धति में आप नोमेनक्लेचर कर रहे हो तो बस ये 3 पॉइंटों को ही फॉलो करना, ठीक है ना। आप लोगों का आईयूपीएसी पद्धति में कभी भी नाम गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को तो मैं यहीं तक रखता हूं। अब आगे आने वाले लेक्चरों में ये जो 14 क्रियात्मक समूह है, ये जो 14 फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है ना, इसका मैं प्रत्येक का बिल्कुल डिटेल से डिस्कशन करूंगा, एक एक हेडिंग डाल के। जैसे कि हमारा जो पहले नंबर का क्रियात्मक समूह में वो कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। दूसरे नंबर का क्रियात्मक समूह कौन है, सल्फोनिक एसिड। तो ऐसे सीक्वेंस में 14 क्रियात्मक समूहों की बिल्कुल पर्सनल हेडिंग डालकर और उनको मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा, ठीक है ना, कि इनका आईयूपीएसी पद्धति में नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। एक दो एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूंगा, फिर आप लोगों के लिए आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड दूंगा, ठीक है ना। उनके आप लोगों को नाम बनाने, फिर आप लोग बना लोगे, उसके बाद फिर मैं उनके नाम बनाऊंगा, तब आप अपना मिलान कर लेना कि आपने सही किया है गलत किया है। आगे नहीं मेरी बात स्टूडेंट समझ में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आगे आने वाले लेक्चर में उन 14 क्रियात्मक समूह का हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।